Assalamu alaikum. This is Muhammad Asif Amjad. In this video lecture, I will discuss the one of the past paper of Federal Public Service Commission of Economics of 2011. तो ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर के एग्ज़ाम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस पास पेपर काफ़ी ज़्यादा इन्हीं पेपर्स के अंदर से ही आए हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्यूचर का पेपर भी इन्हीं में से आएगा, इसलिए मैं ये सारे जो पेपर्स हैं 1985 से 2013 तक जितने भी हैं वो सारे मैं सॉल्व मरहलावार कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट MCQs। प्राइस इफेक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। अब आपको पता है कि हमने स्लट्सकी और हिक्सियन के केस में पढ़ा था, यहाँ पे सपोज x गुड है, ये y गुड है, तो ये हमारी तो इनिशियल इक्विलिब्रियम सपोज ये है E1 है। तो अगर प्राइस ऑफ x डिक्लाइन हो जाती है, प्राइस ऑफ x डिक्लाइन होने की वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और आपकी ये बजट लाइन रोटेट हो जाएगी। अब कंज्यूमर सपोज ये पॉइंट, इस पॉइंट पे वो परचेज करना अब शुरू करता है, यानी E2 करता है। तो ये जो इफेक्ट है ये प्राइस की वजह से है। तो ये कह रहा है कि प्राइस इफेक्ट में कौन से दो इफेक्ट होते हैं। तो आगे इनकी फर्दर हम स्टडी करें तो देखें कि ये कंज्यूमर इस इक्विलिब्रियम पे परमानेंट नहीं रह सकता, बल्कि अपनी इनकम को कंपनसेट करता है। तो जब कंपनसेट करता है तो ये कर्व बिल्कुल नीचे शिफ्ट हो जाती है। अब वो इस पे जो है ना वो कोई ना कोई पॉइंट चूज करेगा इस नई इक्विलिब्रियम पे। तो सपोज ये वाला पॉइंट चूज कर लेता है, तो ये पहले वाले इक्विलिब्रियम से यहाँ तक पॉइंट IC2 की बात कर लें तो ये आपका है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये जो रिमेनिंग इफेक्ट है ये इनकम इफेक्ट है। यानी प्राइस इफेक्ट हमारे दो तरह के इफेक्ट से मिलके बनता है। एक हमारा इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा हमारा है इनकम इफेक्ट। तो इसमें देख लें जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है इनकम इफेक्ट एंड पॉलिसी इफेक्ट। इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डिस्कशन नहीं की गई है। दूसरा में देखें इनकम सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, प्लस इनकम एंड वेलफेयर इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट है। यानी आपका जो प्राइस इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसको कह सकते हैं, इसको इनकम इफेक्ट या वेलफेयर इफेक्ट भी कहते हैं। तो बी यहाँ पे ऑप्शन जो है ना राइट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस मार्केट इफेक्ट ये नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इज राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो हम ये पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो डायग्राम ग्राफ है वो प्रेजेंट कर लेते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी रखते हैं, यहाँ पे प्राइस और कॉस्ट दोनों ले लेते हैं। तो ये सपोज जो मोनोपोलिस्ट हैं उनकी ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या इसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। और ये जो नीचे लाइन है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। तो अब देखें सपोज वो यहाँ पर ये मोनोपोलिस्ट वर्क कर रही है, ये उसकी एवरेज कॉस्ट है। तो देखें आपकी जो ये पॉइंट है सारा, एवरेज कॉस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है, यानी एवरेज कॉस्ट आपकी ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट की लाइन नीचे है यहाँ इस पॉइंट तक। इसे पहले देखें ये वाला, आपकी एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। अगर ये आ जाए तो ये प्रेजेंट करता है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट गेन कर रही है। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन राइट है। टू रिप्रेजेंट द होल इकोनॉमी देयर आर। अब जो मार्केट्स हैं, जो मार्केट्स होती हैं ये इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो मार्केट की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
तो होल इकोनॉमी की जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट की स्टडी नहीं करते, तो इसमें नॉन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज, अब देखें ये सपोज मैं कर्व ड्रा करने लगा हूँ, ये क्यू हमारे पास क्वांटिटी है, ये कॉस्ट है। तो लॉन्ग रन में ये देखें एवरेज कॉस्ट इस तरह की होगी, तो ये तकरीबन यू शेप्ड है, तो ये यू शेप्ड है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, अब मैं दो कंपटीशन, एक मोनोपोली की डायग्राम बनाऊंगा और उसी के अंदर ही मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डायग्राम प्रेजेंट करूंगा। अब ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू है ये है मोनोपोली के केस में, और ये उसका नीचे मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मोनोपोली के केस पे। अब ये जो इसके ऊपर एवरेज रेवेन्यू, ये थोड़ा सा जो फ्लैटर है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, एमसी में इसको कह रहा हूँ। ये इसका डिमांड कर्व है, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो आप देखें कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो फ्लैटर है, तो मोनोपोली से फ्लैटर होती है, तो ए ऑप्शन है रिलेटिवली फ्लैटर देन मोनोपोली। द रिलेशन बिटवीन लेबर यूनिट्स एम्प्लॉयड एंड वेज रेट, अब सपोज देखें ये ग्राफ है, यहाँ पर लेबर यूनिट्स हम लेंगे और यहाँ पे इनका वेज रेट लेंगे, तो वेज रेट और लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती जाएगी। ये देखो ये नेगेटिव है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है ये नेगेटिवली स्लोप्ड होगी। तो सी ऑप्शन देखें कि इनका जो नेगेटिव स्लोप मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होगी आपकी। 7 है अ मार्केट विद फ्यू एंट्री बैरियर्स एंड विद मैनी फर्म्स दैट सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज, अब हमने पहले दो, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और दूसरा परफेक्ट कंपटीशन की स्टडी करनी है। अगर उनको हम कंपेयर करें तो उनकी एक जो डिफरेंस है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं और फर्म्स की एंट्री और एग्जिट में किसी किस्म का बैरियर नहीं होता, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा बहुत बैरियर होता है। तो ये, और इसमें परफेक्ट कंपटीशन में सेम गुड्स होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती हैं। तो ये सी ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। A firm's profit will be maximum when its, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, चाहे वो मोनोपोली में हो, परफेक्ट कंपटीशन में हो, मोनोपोलिस्टिक में है, जिसमें मर्जी, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएं तो वहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट मूव 19 है जनरल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स, एक हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम एक इंडिविजुअल के लिए होता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के लिए होता है। तो देखें इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स मार्केट, मनी मार्केट एंड लेबर मार्केट, तो तीनों में जो इक्विलिब्रियम की अगर हम स्टडी करें तो वो जनरल इक्विलिब्रियम होगा। नेट एक्सपोर्ट्स आर, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट में से अगर हम जो बाहर से इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो माइनस कर दें तो उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये पॉजिटिव जी बाज हुआ, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बैलेंस भी होता है, तो ये तीनों होते हैं। अगर तीनों की ऑप्शन दी होती तो ठीक है, तो अदरवाइज हम डी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नॉन ऑफ दीज। व्हेन स्लोप ऑफ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, अब देखें ये हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे और यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर या जो भी लेंगे। ये हमारी 45 की लाइन है, तो
या इसको हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो लाइन है ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की है, इसको हम AE बोल लें। ये इक्विलिब्रियम है। कहता है कि अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाएंगे, ये देखो ये आपके मैंने इंक्रीज कर दिए, तो इसमें जो आपकी इनकम है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी है। तो इसमें देखें व्हेन स्लोप ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, केंजियन क्रॉस, ये केंजियन क्रॉस मैंने ड्रॉ की है, नेशनल इनकम विल इंक्रीज। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगी। ये देखें नेशनल इनकम पहले Y1 थी, अब हमारी Y2 हो गई है। GNP ऑफ अ कंट्री इज, तो GNP कैसे हम निकालते हैं, GNP होती है GDP में अगर नेट फैक्टर्स ऐड कर दें हम, यानी एक्सपोर्ट्स की जो अर्निंग है वो ऐड कर दें और इंपोर्ट्स की निकाल दें, तो ये हमारी GNP होगी। तो यहाँ पे ये इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा ये नॉन ऑफ दीज हम सिलेक्ट करेंगे। मनी क्या होती है, जो हमारे पास करेंसी और कॉइन्स की शक्ल में होती है, तो बी राइट ऑप्शन है। कीप इन माइंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब देखें ये प्रोडक्शन को पॉसिबिलिटी कर्व में दो गुड्स होती हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड और वाई एक्सिस पे वाई गुड। तो ये जो लाइन है ये आपकी प्रोडक्शन पॉसिबल फ्रंटियर है। अब इसके अंदर ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एफिशिएंट रिसोर्सेज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इससे जो नीचे पॉइंट्स हैं वो आपकी इन एफिशिएंसी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ऊपर अगर इससे ऊपर पॉइंट है तो वो नॉट अटेनेबल है। तो ये देखें एट ऑल द पॉइंट ऑन द PPF कुड बी एफिशिएंट पॉइंट्स, जो इनके ऊपर पॉइंट्स हैं वो सारे एफिशिएंट है, यानी ये पॉइंट्स जो इनके ऊपर से ये वाला ये एफिशिएंट है। और प्रोडक्शन में भी चूजन इनसाइड आपकी इनएफिशिएंसी होगी, तो प्रोडक्शन आउटसाइड आप नॉट अटेनेबल है, तो ये ए ऑप्शन राइट है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज ऑलवेज, तो हम इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर्व ड्राइव कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लेना है, और इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो इसकी ये कर्व होती है। हमने केंजियन के जो जब हमने क्रॉस में IS कर्व ड्राइव की थी तो उस वक्त हमने ये स्टडी किया था, तो इसका नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। रियल इंटरेस्ट रेट इज, अब अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन निकाल दें तो हमें रियल इंटरेस्ट रेट हासिल हो जाता है। तो जस्ट ये फार्मूला है इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, इक्विलिब्रियम की हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि जब बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर लें तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए बजट लाइन इंटरसेक्ट इंडिफरेंस कर्व, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। व्हेन देयर इज अ लिक्विडिटी ट्रैप, तो पहले हम लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। ये सपोज हमारी मनी डिमांड है और ये इंटरेस्ट रेट है, तो ये केन्स के मॉडल के मुताबिक है कि अगर आपकी मनी डिमांड कम होते होते कांस्टेंट हो जाए, यानी ये, तो उसको हम जो इकोनॉमी जिस फेज में दाखिल होगी उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। तो वहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे मज़ीद फर्दर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं मनी डिमांड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, तो ये तो नहीं हो सकता। मनी डिमांड डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, देखो मनी डिमांड ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन
यहाँ पर जाके इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हो जाता है और इसी कांस्टेंट को हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। तो लिहाजा बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग है। सी है मनी डिमांड कर्व इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होती है, ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑफ दीज, तो ये ई ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ड्यू टू चेंज इन प्राइस एग्रीगेट डिमांड कर्व विल। अब सपोज ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये हमारी जीएनपी है और ये प्राइस है। कहता है अगर प्राइस में चेंजिंग हो जाए, सपोज अगर ये प्राइस है P1 तो ये Y1 है। सपोज प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए, जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी जीडीपी Y1 से Y2 हो जाएगी। तो शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट तो शिफ्ट नहीं होगी, शिफ्ट टू राइट ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी, बल्कि ऑन द कर्व जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप नन ए एंड बी ये सिलेक्ट कर लें। ड्राइव डिमांड कर्व, ड्राइव डिमांड कर्व वो होती है द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज टू प्रोड्यूस एंड अदर गुड्स आर सर्विसेज। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो जिनसे हम फर्दर जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, उसको हम ड्राइव डिमांड कर्व बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डिमांड कर्व ऑफ शू मेकर, अगर हम इसकी शू मेकर्स की डिमांड कर्व निकाल लें तो हमें जो फर्दर हम इसकी लेबर डिमांड कर्व भी निकाल सकते हैं। लाइक टीचर एंड ट्यूटर, टीचर एंड ट्यूटर ये भी हम फर्दर जो है ना डिमांड कर्व जो है ना वो लेबर की निकाल सकते हैं। क्राफ्टमैन, तो ये सारी जितने भी हैं ये लेबर्स हैं, तो इनकी हम डिमांड कर्व लेबर्स क्योंकि आगे ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए ये जो डिमांड कर्व्स होंगी ये होंगी ड्राइव डिमांड कर्व। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज HDI, ये बेस्ट है। ड्यू टू लैंड रिफॉर्म ऑफ 1972 में जो लैंड रिफॉर्म हुआ था, द नंबर ऑफ फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम अराउंड, तो कितने फार्मर्स को इससे फायदा हुआ था, तो वो 71,500 फार्मर्स को इससे बेनिफिट हुआ था। द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द फॉलोइंग इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें एक कंट्री की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों को देखना पड़ेगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है। एज पर 1990 सेंसिस, 1990 के मरदमशुमारी के मुताबिक, द नंबर ऑफ टेनेंट्स इन पाकिस्तान वर अराउंड, टेनेंट्स होता है मज़ारे, यानी ऐसे बंदे जो ज़मीनों को ठेके पे ले लेते हैं उनको हम टेनेंट्स बोलते हैं। तो वो तकरीबन 13% है, 13% है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। एन एरिया इरिगेटेड बाय डिफरेंट सोर्स इन पाकिस्तान इज अराउंड, तो डिफरेंट सोर्स से जो एरिया ज़मीन का लैंड होता है तो वो 18 हेक्टर्स है, 18 मिलियन हेक्टर्स है जो एरिगेटेड डिफरेंट सोर्स से, ट्यूबवेल से हो सकता है, नहरी पानी से हो सकता है, कुओं से हो सकता है, जितने भी सोर्सेज है, तो वो 18 मिलियन हेक्टर्स है टोटल। विच इरा इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द डेकेड लॉस, तो ये इशरत हुसैन जो स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, तो उन्होंने आर्टिकल्स लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि 1990 का जो इरा था वो डेकेड ऑफ लॉस का उन्होंने नाम दिया है, कि यहाँ पे जीडीपी भी आपकी डिक्लाइन हुई है। और उन्होंने म्यूजिकल चेयर का नाम दिया है कि दोनों, कभी पीपल पार्टी आ रही कभी नून लीग आ रही, तो उन इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरे असरात पड़े हैं। तो इसलिए 1990s के इरा को उसने डेकेड ऑफ लॉस का नाम दिया है। तो डी ऑप्शन इज राइट हियर। द अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज, तो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो अर्बन द अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन द इनफॉर्मल इंडस्ट्री, इनफॉर्मल इंडस्ट्री में जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन
5% है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। द इफेक्टिव टैरिफ रेट इन पाकिस्तान फॉरेन सेक्टर्स, तो हम तकरीबन 15% के अंदर बाहर जो है ना वो टैरिफ इम्पोज करते हैं अपनी गुड्स, जो फॉरेन गुड्स होती हैं उन पे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी इज, तो मॉनेटरी अथॉरिटीज का मेजर मकसद ये होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये ए ऑप्शन देख लें, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड हेल्प द गवर्नमेंट, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान द फॉलोइंग परसेंटेज इज स्पेंट ऑन डिफेंस एंड डेट सर्विसिंग, तो पाकिस्तान में जो मेजर पैसे हैं वो दो ही चीज़ों पे जा रहे हैं, एक डिफेंस और दूसरा कर्ज़ों की किस्तें वापस करने में, जो हमने फॉरेन डेट्स लिए हुए हैं, बैरूनी कर्जे लिए हैं, उनकी किस्तें वापस करने के लिए, और ये हम सूद दर सूद पे कर रहे हैं कर्ज़ों के, तो वो तकरीबन हमारी जीडीपी का 50% हिस्सा इस पे जो है ना वो खर्च हो जाता है, ये दोनों सेक्टर्स के ऊपर ही। अंडर WTO पाकिस्तान हैज़ बाउंडेड टैरिफ, बाउंडेड टैरिफ ये होता है कि WTO के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं तो वो आपस में जो टैरिफ डिसाइड करते हैं उसको हम बाउंडेड टैरिफ कहते हैं, तो वो एग्रीकल्चर का वो तकरीबन 100% ही उन्होंने डिसाइड डिफरेंट कंट्रीज से करता है। 32 है द बेस्ट टेक्निक इन मेजर कम्पिटेटिवनेस ऑफ ट्रेड इज, तो ट्रेड में जो कम्पिटेटिवनेस होता है तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज रिकॉर्डों की थ्योरी से ही किया जाता है। द एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी इज अराउंड, तो ये 2013 का पेपर है तो 20% है, अभी ये 19% है करंट में, सेम ही है तकरीबन। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन पाकिस्तान लेड टू, तो ये इसको सैप प्रोग्राम भी बोलते हैं, सैप, तो ये बेसिकली IMF ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 1988 में, पाकिस्तान इसका जो है ना पार्टनर बना था, तो इसके बारे में एक बुक लिखी है अकबर जैदी ने, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, तो उसमें उन्होंने पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की वजह तो पॉवर्टी को ख़त्म करना था, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी में पॉवर्टी वापस आई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, इंक्रीज पॉवर्टी, ख़त्म करने की बजाय पॉवर्टी बढ़ी है। द IMF लोन्स आर, तो IMF के लोन्स शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं। 32 है इनडायरेक्ट टैक्स आर राउंड ऑफ द रेवेन्यू, यानी हमारा जो बजट रेवेन्यू है तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का कितना पोर्शन है, तो वो 40% हमारा 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारा रेवेन्यू हासिल होता है, 60% नहीं है तो यहाँ पे डी हम नॉन ऑफ दीज सेलेक्ट कर लेते हैं। इन द लास्ट 10 years फॉरेन डेट सर्विसिंग ऑफ पाकिस्तान हैज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में, ये चाहे 2013 की बात कर लें या 20 की बात कर लें, ये इंक्रीज ही रहनी है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द फॉरेन सेक्टर पाकिस्तान कम्पिटिटिवनेस हैज़, तो फॉरेन सेक्टर की वजह से पाकिस्तान का जो कंपटीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर शेयर इन जीडीपी इज अराउंड, तो अभी ये 22% के नज़दीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट, तो ये पर एकड़ टोटल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, यानी एक एकड़ एक साल में कितनी प्रोडक्शन देता है, तो उसका यूनिट जो है वो प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट है। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं किसी और पेपर को डिस्कस करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।